अगर नीयत में खोट आ जाए तो सारे मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते। बिल के खिलाफ अपोजिशन के मुजाहिरों और एहतजाज को सिंध में लसानी फसादात की साजिश करार दे रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने पाकिस्तान में भी पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, एक गांव में एक बहुत बड़ा दरख्त था जिससे वहां के लोगों को बहुत अकीदत थी, क्योंकि ये दरख्त गाँव के जो बानी है ना उसने अपने हाथ से खुद लगवाया था, जो वक्त गुजरने के साथ साथ कह लें कि बहुत बड़ा दरख्त बन गया। अच्छा, उस दरख्त से गाँव वाले ना बड़ा फ़ायदा उठाते थे, जैसे कि उसके फल खाते, उसके पत्तों को मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल करते, शिफा के लिए इस्तेमाल करते। अच्छा, वक्त गुजरता गया और इसके साथ गांव वालों की जो अकीदत है ना उस दरख्त के साथ बढ़ती चली गई, यहाँ तक के कि उन्होंने दरख्त को पूजना शुरू कर दिया, उस पर चढ़ावे चढ़ने लगे, तरह तरह की झूठी कहानियाँ जो है उस दरख्त से मंसूब हो गई। अब उस गाँव में ना एक अल्लाह का नेक बंदा रहता था, उसका दिल इस शिर्क को देखकर बड़ा दुखी रहता था। एक दिन उसने फैसला किया कि जब गाँव वाले गहरी नींद सो जाएंगे तो वो कुल्हाड़े से उस दरख्त को काट देगा। अच्छा, यानी उसने कहा कि ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब वो शख्स रात का इंतज़ार करने लगा। जब रात गहरी हो गई उसने कुल्हाड़ा उठाया और दरख्त काटने के लिए चल पड़ा। उसकी बेगम ने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। उस शख्स ने अपना इरादा बताया तो वो बोली कि देखो तुम्हारा बेटा कैसे बुखार में तप रहा है और तुम इसे छोड़कर दरख्त काटने जा रहे हो। उस शख्स ने जवाब दिया कि लोग शिर्क करने लगे हैं, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए इस दरख्त को काट कर ही दम लूँगा, मैंने नियत कर ली है। अब ये कहकर वो घर से रवाना हो गया। जब वो आधे रास्ते में पहुँचा तो शैतान एक इंसान की शक्ल में ज़ाहिर हो गया और उसने नेक शख्स से पूछा कि तुम आधी रात को कुल्हाड़ा उठाए कहाँ जा रहे हो। उस बंदे ने उसको हमदर्द जानकर अपने दिल की सारी बात बता दी, यानी शैतान को पूरी बात बता दी। अब ये सुनकर शैतान को ज़ाहिर बात है गुस्सा आया, वो तो नहीं चाहेगा कि इसकी नेक नीयत कबूल हो। उसने कहा कि तुम्हें इस दरख्त से आखिर मसला क्या है, लोग गलत करते हैं तो करने दो, तुम्हें क्या। लेकिन ये शख्स अपने इरादे पर डटा रहा कि वो दरख्त काट कर ही वापस जाएगा। अब ये सुनकर शैतान और गुस्से में आग बगोला हो गया। उसने कहा कि मैं तुम्हें ये दरख्त हरगिज़ नहीं काटने दूंगा। उस पर दोनों में लड़ाई हो गई। अच्छा, नेक शख्स ने जो बज़ाहिर शैतान के मुकाबले में कमज़ोर दिखाई दे रहा था उसने फ़ौरन शैतान को नीचे गिरा दिया। शैतान ने माफ़ी मांग कर जान छुड़ा ली, लेकिन फिर उसके रास्ते में खड़ा हो गया। उस पर एक बार फिर लड़ाई हो गई, इस बार फिर शैतान हार गया। अब शैतान ने उस शख्स को दूसरे तरीके से रोकने का प्लान बनाया। उसने कहा देखो आज ये दरख्त ना काटो, कल बेशक काट देना। आज तुम्हारा बेटा बीमार है, ये मेरे पास कुछ सोना है, ये ले लो, अपने बेटे का इलाज कराओ और कल दोबारा आकर दरख्त काट देना। अच्छा, उस नेक बंदे ने कुछ देर सोचा कि मेरा बेटा वाकई बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसे भी मिल रहे हैं, चलो कल दरख्त काट दूंगा। ये सोचकर उसने शैतान से सोना ले लिया और घर वापस चला गया दरख्त काटे बगैर। अच्छा, उस सोने से बेटे का इलाज करवा लिया उसने और घर का राशन भी खरीद लिया। अब रात को फिर उसने कुल्हाड़ा उठाया और निकल पड़ा, ये सोचते हुए कि आज फिर उस शख्स से सामना होगा, देखते हैं कि अब वो क्या कहता है या क्या देता है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। जब वो दरख्त के पास पहुंचा तो शैतान वहाँ पे मौजूद था। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थीं। उसने कहा कि आज मैं तुम्हें ये दरख्त नहीं काटने दूंगा। अच्छा, दोनों में फिर लड़ाई हो गई। शैतान ने नेक शख्स को उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। अब आज उस नेक शख्स के मुकाबले में शैतान बहुत ज़्यादा ज़ोर आवर दिखाई दे रहा था। नेक शख्स हैरान रह गया कि कल जिसे मैंने इतनी आसानी से हरा दिया आज ये मेरे काबू में नहीं आ रहा। इस पर शैतान ने कहा कि कल तुम दरख्त काटने के इरादे से आए थे, तुम्हारी नीयत नेक थी, तुम्हारे साथ अल्लाह की मदद शामिल थी, इसलिए तुमने मुझे हरा दिया। आज तुम दरख्त काटने नहीं बल्कि सोने का एक और टुकड़ा लेने की नीयत से आए हो, इसलिए अब अल्लाह की मदद शामिल नहीं है। अब नाज़रीन, इस कहानी का सबक कि अगर इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए काम करे, उसकी नीयत साफ़ हो तो मुश्किल से मुश्किल तरीन काम आसान हो जाता है। लेकिन अगर नीयत में खोट आ जाए, इखलास ना हो, तो फिर आसान काम भी मुश्किल तरीन हो जाता है। अब कहानी से मिलने वाले सबक का इतलाक़ किसी एक शख्स पर नहीं होता, बल्कि माशरा देख लें, कोई सियासी जमात देख लें या फिर सियासी जमातों का इत्तेहाद देख लें, अगर नीयत में खोट आ जाए तो सारे मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान की सियासत तो ऐसी कहानियों से भरी पड़ी है। दूर की बात क्यों करूँ मैं, माजी करीब में ज़रा झांक लेते हैं। जब से हुकूमत बनी है, अपोजिशन क्या कहती है, सिलेक्टेड 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 के ताने मारकर हुकूमत को गिराने के दावे करती चली जा रही है। लेकिन गिराना तो दूर की बात, इसका बाल भी बिका नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सकी, ये आज वाली कहानी वाला मामला देख लें, बिल्कुल फिट आता है वहाँ पे। क्यों नहीं कर सकी, नीयत में खोट। अपोजिशन जमातें नाम अवाम का लेती हैं, रोना अवामी मसाइल का रोती हैं, लेकिन अंदर खाते ज़ाती मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के चक्कर में चिल्लाती हैं। डील
ढील, एनआरओ के चक्कर, और इसके साथ साथ एक दूसरे की टांगे भी खींचनी, एक दूसरे को नीचा भी दिखाना है। अब इसीलिए ऑपोजिशन इत्तेहाद जो पीडीएम है उसने हर सियासी दाव आजमा कर देख लिया, एहतजाजी जो तहरीकें हैं वो चलाई, पूरे मुल्क में जलसे किए, इस्तीफों की धमकी दी, इन हाउस तब्दीली के भी खूब नारे मारे, लेकिन नतीजा क्या निकला? सिफर। हुकूमत क्या गिरनी थी, उल्टा इस इत्तेहाद से पीपल्स पार्टी और एएनपी जैसी जमातें निकल गईं। अब आपको याद होगा कि ये सारे जो सियासी तमाशे हैं ये महंगाई के नाम पर किए गए, जो बुरी तरह से फ्लॉप हो गए। लेकिन अब एक बार फिर मौलाना साहब महंगाई के तड़के लगाकर एहतजाजी जो हंडिया है ना वो पकाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या कहते हैं, ज़रा मौलाना साहब का क्लिप चलाइएगा पहला। जी, तो सुना आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब को, इनकी सारी बातें, जी सारी की सारी बातें ऐसी हैं जैसे समझ लें कि नए पैकेट में पुराना माल हो। अब आप पूछेंगे कैसे, तो वो इस तरह कि जी आपको JUI का वो जो नवंबर 2019 वाला आज़ादी मार्च है वो तो याद होगा ना, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से इस्तीफ़ा लेने के लिए किया गया था। लिया फिर इस्तीफ़ा, दिया इस्तीफ़ा इमरान खान साहब ने, यानी नाकाम था ना, वो कामयाब नहीं हो सका। अब यही कि पहले जो आज़ादी मार्च था, फिर धरना दिया, वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफ़ा नहीं मिला, तो फिर क्या हुआ जी, वही हुआ कि वापस जाना पड़ा। अब PDM सरबरा ने महंगाई मार्च का जिक्र छेड़ दिया, नाम ज़रूर नया है लेकिन सारी बातें, सारे दावे वही जो आज़ादी मार्च के हवाले से 2019 में किए गए थे, यानी वही दावे जो हासिल ना हो सके। अब वही सब कुछ महंगाई मार्च के हवाले से कहा जा रहा है। हाँ, एक फ़र्क पड़ा है। फ़र्क क्या पड़ा है? वो ये कि जी KP के बल्दियाती इलेक्शन में जो PTI को शिकस्त हुई है उसने अपोजिशन का थोड़ा हौसला ज़रूर बढ़ा दिया है, और जो तज्ज़ियाकार है वो शिकस्त की वजह महंगाई को ही करार दे रहे हैं। अब इसीलिए जो PDM सरबराह हैं उन्होंने लॉन्ग मार्च का नाम बदल कर महंगाई मार्च रख दी है। अब इस मार्च को लेकर मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि जी 23 मार्च को पूरी कौम महंगाई के खिलाफ इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगी, क्योंकि नाअहल हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद करके रख दी है और महंगाई की वजह से लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। आज लोग महंगाई की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे हैं। मिनी बजट पर कोई बहस नहीं कराई गई। मिनी बजट के बिल को स्टैंडिंग कमेटी में जाना चाहिए था और बिल के ज़रिए स्टेट बैंक को IMF कंट्रोल करेगा। ये इल्ज़ामात हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के। अच्छा, सिर्फ मौलाना साहब ही महंगाई को कैश नहीं कराना चाह रहे, बल्कि जो अपोजिशन की दूसरी बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी भी इस महंगाई को लेकर हुकूमत पर बड़े वार कर रही है। शाजिया मरी का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा टीम। जी देखा आपने, शाजिया मरी भी हुकूमत को महंगाई का ताना दे रही हैं, बल्कि बड़ा आईना दिखा रही है कि जिसकी नालायकी ने अवाम की ज़िंदगी मुश्किल तरीन बना दी है। हुकूमत और जो हुकूमती वज़रा हैं वो दावा करते हैं कि जी पाकिस्तान अब भी दुनिया में सस्ता तरीन मुल्क है, और शाजिया मरी साहिबा के मुताबिक ऐसे दावे करके अवाम की ज़िंदगी से मुश्किलात ख़त्म नहीं की जा सकती हैं। वो कह रही हैं जी इसके लिए विज़न चाहिए, काबिलियत चाहिए, अहलियत चाहिए, और ये हुकूमत को ये भी बता रही है शाजिया साहिबा कि पाकिस्तान साउथ एशिया में महंगा तरीन मुल्क है, साउथ एशिया में महंगा तरीन मुल्क पाकिस्तान है। अगर हुकूमत ये एक्सेप्ट करेगी तो फिर ही महंगाई से जान छुड़ाने के तरीके सोचेगी। हुकूमत तो ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं कि महंगाई की ज़िम्मेदार PTI की हुकूमत है। वहाँ सोच क्या है, ये ज़रा हमाद अज़हर साहब का क्लिप चलाइएगा, देखिएगा, सुनिएगा। जी सुना आपने हमाद अज़हर साहब को क्या फरमा रहे हैं जी। वैसे ही बड़े एजुकेटेड हैं, दलाइल एदाद-ओ-शुमार के साथ बात करते हैं कि जी कोरोना के आने के बाद सारी दुनिया की मईशतें मुतासर हुई हैं, जिसमें सुपर पावर कहलाने वाला जो अमेरिका है वो भी शामिल है। और हमाद के बकौल वहाँ महंगाई की जो शरह है वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मैं हमाद अज़हर साहब से, बल्कि उनकी सारी जो हुकूमती वज़रा हैं जो महंगाई की ये दलील पेश करते हैं ना, इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन मेरा इनसे एक सीधा सा सवाल है, वो ये कि आपका कहाँ मान लिया कि जी सारी दुनिया में महंगाई, बहुत ज़्यादा महंगाई हुई, पाकिस्तान से ज़्यादा ही, चले ये भी मान लेते हैं, लेकिन आप ये ज़रा बता दें कि क्या जिन ममालिक के आप एग्जांपल्स देते हैं वहाँ लोगों की जो आमदन है वो पाकिस्तान से ज़्यादा नहीं है? बिल्कुल है, इसलिए उन्हें शायद महंगाई ज़्यादा तंग नहीं करेगी। लेकिन पाकिस्तान में आमदन तो पहले ही कम है और महंगाई ने इसे न होने के बराबर कर दिया। नहीं, महंगाई तो आप लोगों ने आमदनियाँ बढ़ाई, लोगों की आमदनी तो वही है, महंगाई उसी आमदनी में, उसी बजट में हमें गुजारा करना है, लेकिन चीज़ें महंगी हो गई तो अजीरन बन गई ना आवाम की ज़िंदगी, बहुत मुश्किल हो गया। और वज़ीर-ए-आज़म साहब, गरीब आदमी का जो 2 वक्त की रोटी पूरी करना है ये भी बहुत मुश्किल है। अब वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहे बेचारे लोग। कुछ करीब देने के लिए कुछ सोचें, अवाम आपकी तरफ देख रही है और अपोजिशन भी इसी महंगाई के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने जा रही है। चले चाहे वो कैश करवा रहे हैं, लेकिन कैश करवाने का मौका भी तो दिया जा रहा है ना। अगर अपोजिशन जमातें कह लें जी कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए महंगाई मंजन बेचने जा रहे हैं, तो महंगाई तो है ना, इसे तो डिनाई नहीं किया जा सकता। और हुकूमत के जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिबल है, समझ बूझ रखते हैं, उनको पता है कि इस टाइम पे हुकूमत की अगर कोई दुखती रह गए तो वो महंगाई है। अच्छा, एहसन इकबाल साहब कुछ फरमा रहे, ज़रा उनका क्लिप चलाइएगा। जी सुना आपने, एहसन इकबाल साहब महंगाई की बात नहीं करे, हालांकि ये अवामी मसला है
और वो नवाज शरीफ साहब का जिक्र करते नहीं थक रहे, यानी बार बार जिक्र कर रहे हैं। एहसान इकबाल साहब क्या समझते हैं कि जी हुकूमत नवाज शरीफ फोबिया में मुब्तला है, उनको हर चीज़ में नवाज शरीफ नज़र आता है, सोते जागते उठते बैठते ख्वाबों में भी नवाज शरीफ नज़र आता है। और एहसान इकबाल साहब के बकौल हुकूमत बहुत ज़्यादा खौफजदा है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ गए तो फिर क्या होगा। अच्छा, ये एहसान इकबाल साहब का दावा है, वरना आपको याद होगा कि हुकूमत नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए तो खुद पूरा जोर लगा रही है कि किसी तरह नवाज शरीफ वापस आते, पर कैसे खौफजदा हैं वो। और हुकूमती ओहदेदारों की बार बार बरतानवी हुकाम से मुलाकातें और ये जो मुजरिमों की हवालगी के मुआहदे की बातें, ये दलील है कि हुकूमत ने नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हुकूमत के लिए तो वो बहुत बड़ा दिन होगा जिस दिन नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे, और लेकिन नवाज शरीफ साहब शायद खुद वापस नहीं आना चाहते अभी तक। और अब ये लगता है कि हुकूमत शायद एक तीर से दो ने जा रही है। वो कैसे, ये ज़रा फवाद का क्लिप देखिएगा, आप समझ जाएंगे। चलाइएगा ज़रा फवाद चौधरी का क्लिप। जी, तो वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब को आपने सुना, वो एक तो नवाज शरीफ को वापस लाने की बात कर रहे हैं और दूसरा शहबाज शरीफ के लिए ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं। वो कैसे, वो ऐसे कि जी अदालत ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ को छोटे भाई शहबाज शरीफ की ज़मानत पर लंदन जाने दिया ताकि वो वहाँ जाके अपना इलाज करा सकें। इसलिए हुकूमत ने अब सोचा है कि इस जामिन के खिलाफ ही अदालत से रजू क्यों ना किया जाए जो अपनी दी हुई ज़मानत पूरी नहीं कर सका, नवाज शरीफ को वापस नहीं बुला सका। अब नाज़रीन, अगर हुकूमत शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत गई तो फिर आसार तो यही है कि शहबाज शरीफ की मुश्किलात यकीनी तौर पर बढ़ जाएंगी, जो पहली मनी लॉन्ड्रिंग केस से परेशान है। अब ऐसे में क्या नवाज शरीफ अपने छोटे भाई को बचाने की खातिर वापस आ जाएंगे क्या? और अपोजिशन की तहरीक की क़यादत करेंगे? ये बड़े सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए। सियासत की डिक्शनरी में अगर देखा जाए तो वहाँ लिखा है कि सियासत में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता है, हरीफ होते हैं या फिर हलीफ होते हैं। और इस वक्त तो नून लीग में बयानिए और ये जो इख्तियारात है उसकी बाकायदा जंग चल रही है। क़यादत कौन करेगा, यही सबसे बड़ा मसला है। अब दूसरी तरफ हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला महंगाई है, यानी हुकूमत की दुखती रग महंगाई है। और इस तकलीफ़ को हुकूमत कैसे ख़त्म कर सकती है, इस बारे में जो माहिर मईशत मुज़म्मिल असलम साहब ने कुछ फरमाया है। ताना के साथ वज़ारत तवानाई के भी तर्जुमान मुकर्रर हो गए। क्या कह रहे हैं मुज़म्मिल, ज़रा ये चलाइएगा। जी, तो बकौल मुज़म्मिल असलम के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं उनको आवाम की तकलीफ़ का बहुत एहसास है और वज़ीर-ए-आज़म साहब को जहाँ मौका मिलता है वो वहाँ उन्हें रिलीफ़ देने की पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म गरीबों को रिलीफ़ देना चाहते हैं, उन्हें एहसास भी है और इसकी मिसाल एहसास प्रोग्राम है, पनागाहें हैं, लंगर खाने हैं। लेकिन अवाम ये नहीं बल्कि महंगाई में कमी और आमदन में इजाफे वाला रिलीफ चाहती है। मगर कर्ज़ों का जो ये अंबार है वो हुकूमत को कुछ करने नहीं देता है, लेकिन फिर भी की जा रही हैं। कहाँ कहाँ रिलीफ दिया जा सकता है। अच्छा, फ़ारूक हबीब भी कुछ इस हवाले से बात कर रहे हैं, उनका भी ज़रा क्लिप चला दीजिएगा टीम। जी, तो सुना आपने फ़ारूक हबीब साहब को। उनके बकौल हुकूमत अवाम को कोरोना से महफूज रखने के लिए 2 अरब डॉलर से ज़्यादा खर्च कर चुकी है। अब ये जो रकम है ये 340 अरब रुपये से ज़्यादा बनती है। अब आप अंदाज़ा करें कि ये 2 अरब डॉलर अगर वैक्सीनेशन पे खर्च ना होते तो हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होती बकौल हुकूमती वज़रा के। अगर मैं बात करूं कि अगर कोरोना ना होता तो फिर महंगाई का ये रोना भी ना होता और अपोजिशन जो महंगाई मार्च करने की धमकियां दे रही है वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए नए इशूज़ ढूंढ रही होती। लेकिन अंदर की खबर क्या है कि 23 मार्च को भी अपोजिशन महंगाई मार्च नहीं करेगी, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो रहबर है ना उनको अवामी मसाइल से ज़्यादा ज़ाती जो मुफादात हैं उनकी फ़िक्र है। जैसे कि एहसान इकबाल साहब ने भी क्या किया, नवाज शरीफ फोबिया वाली बातें कर दी, हुकूमत ने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अदालत जाने की धमकी दे दी। अब आप खुद सोचें कि ये क्या अवामी मसाइल हैं? मतलब अपोजिशन का महंगाई मार्च मुलतवी हो सकता है, और वो इसलिए क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरहला है वो मार्च में होना है, और इसी की वजह से ये जो मार्च है ये मुलतवी होने का इम्कान बढ़ चुका है। और जो ज़राए PDM है वो क्या कहते हैं कि KPK में दूसरे मरहले के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो 27 मार्च को होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग मार्च की तहरीक जो है मुतासिर हो सकती है। इसलिए लॉन्ग मार्च की जो तारीख है वो तब्दील करके हतमी फैसला बाद में किया जाएगा। यानी अवाम और अवामी मसाइल, वो हमारे कहते हैं, हाँ हमारे पंजाबी में खू खाते में वही सिचुएशन है कि अवाम और अवामी मसाइल खू खाते, पहले रहबर अपने मसले हल करेंगे, अपने मामलात हल करेंगे। और जैसे कहानी आपने सुनी थी आगाज़ में, उसमें क्या हुआ था, जब वो दरख्त काटा नेक नीयत से तो वो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए जाता है, क्योंकि वो जो दरख्त होता है उसकी लोग पूजा कर रहे होते हैं और वो शिर्क हो रहा होता है। वो दरख्त काटने जाता है और वो शैतान को हराने की कोशिश करता है, लेकिन अगले दिन जब वो इस नीयत से जाता है कि शायद उसको सोना मिलेगा, पैसे मिलेंगे, कुछ फ़वाइद मिलेंगे, फ़ायदे मिलेंगे, उसका कोई मसला हल होगा, तो उस दिन उसके अंदर ज़ोर नहीं रहता। यानी नीयत जब उसकी ख़राब हो गई तो उसका ज़ोर ख़त्म हो गया, उसकी ताकत ख़त्म हो गई, उसका जज्बा भी ख़त्म हो गया।
अब ऐसी जो अवामी मसाइल हैं उनके नाम पर अवाम को धोखा देने का सिलसिला कब तक चलेगा? और जिस दिन इन सब की नीयतें ठीक हो जाएंगी ना, यकीन जानिए सब मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब तक नीयतों में खोट रहेगा तब तक ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको याद होगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ, पाक सरजमीन पार्टी, जमात इस्लामी और जीडीए ने पीपल्स पार्टी का जो नया तरमीमी बल्दियाती बिल है वो यकसर मुस्तरद कर दिया था। अच्छा, इन पार्टीज का मौक़िफ़ ये है कि पीपल्स पार्टी ने अददी अक्सरियत की बुनियाद पर यह बिल पास करवाया और बल्दियाती नुमाइंदों को उनके तमाम इख्तियारात से महरूम करके हर इख्तियार अपनी दस्तरस में कर लिया जो तासुब पे मबनी है। और इसके नतीजे में शहरी इलाकों के लोगों में एहसास से महरूमी पैदा होगा, जिसके बहुत बुरे नताइज सामने आएंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत और ख़ास तौर पर वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब और उनकी काबीना के जो अरकान हैं बिल के खिलाफ अपोजिशन के मुजाहिरों और एहतजाज को सिंध में लसानी फसादात की साजिश करार दे रहे हैं। अच्छा, बल्दियाती कवानीन के खिलाफ इस वक्त सिंध असम्बली के सामने जमात इस्लामी का धरना भी जारी है और अब जमात इस्लामी ने सिंध हुकूमत का जो पास करदा बल्दियाती एक्ट है हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इसमें मेरे साथ मौजूद है दो मोअज़्ज़िज़ मेहमान, रुकन सिंध असम्बली जमात इस्लामी और रुकन स्टैंडिंग कमेटी लोकल गवर्नमेंट अब्दुल रशीद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और सीनियर तजियाकार, सीनियर सहाफ़ी नज़ीर लगारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब्दुल रशीद साहब, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि सिंध हुकूमत ने जो नए बल्दियाती निज़ाम में अपोजिशन के कई मुतालिबात को बिल का हिस्सा बनाया है और इस निज़ाम के जरिए बल्दियाती नुमाइंदों को पहले से ज़्यादा इख्तियारात मिलेंगे, तो मैं ये जानना चाहूँगी पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन के किन मुतालिबात को बिल का हिस्सा बनाया था? पीपल्स पार्टी हमेशा से जो है वो प्रोपेगेंडा और शोषे छोड़ती रहती है, लेकिन हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत की राह गलाते हुए लेकिन आमरियाना तसव्वुरात के साथ इस वक्त इक़्तिदार में मौजूद है। उन्होंने तजावीज़ को बिल का हिस्सा बनाने की तो दूर बात है, उन्होंने तो अपने मेंबरान को भी इस मौजू के ऊपर असम्बली फ्लोर पर गुफ्तगू करने से रोक दिया। यानी आनन फानन बिल पेश भी किया गया और उसके बाद उसको मंजूर भी कर लिया गया, जबकि सिंध असम्बली की बिजनेस एडवाइजरी रूल्स के मुताबिक कोई भी बिल टेबल होने के बाद 3 दिन ज़ेरे बहस रहता है, स्टैंडिंग कमेटी बनती है, स्पेशल कमेटियों को दिया जाता है। लेकिन हम अपोजिशन मेंबरान तरामीम लेकर बैठे रहे, बिल पेश किया गया और बग़ैर किसी बहस के और बग़ैर किसी शराकत दारी के उसको वो मंजूर करके चले गए। और ये बात करते हैं क्योंकि असम्बली के अंदर उनकी अक्सरियत है, इसलिए जो है वो अक्सरियत के बुनियाद के ऊपर कानून तो वही बनेगा। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब को भी बताना चाहता हूँ और मैं हुकूमत में बैठे हुए उन सारे जागीरदारों को भी बताना चाहता हूँ कि इस वक्त सिंध के अंदर कुछ ख़ानदानों का यानी 60-70 ख़ानदानों का शेयर है जो हुकूमत में मौजूद है। 7.5 करोड़ सिंध की आबादी तो आम लोगों की है जो इस कानून साज असम्बली से बाहर रुल रही है। और इस वक्त जमात इस्लामी ने इस बिल को मुस्तरद कर दिया है और हम ये मुतालबा मुस्तकिल कर रहे हैं कि जिस तरह पंजाब के अंदर KPK के अंदर मेयर के इंतखाबात का हक बराह रास्त जो है वो आवाम को दिया गया है, तो सिंध कौन सा अनोखा सूबा है। इसी तरह आपने रेवेन्यू जनरेट करने वाले सारे इदारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के पास होते थे, जो मेट्रोपॉलिटन के पास होते थे, उसमें सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड है, KDA है, MDA है, LDA है, ये सारे के सारे आपने ले लिए। यहाँ तक कि आपने अब्दुल सत्तार अगवानी का बनाया हुआ, मेयर कराची का बनाया हुआ बासी शहीद हॉस्पिटल भी ले लिया। हार्ट डिजीज़ हॉस्पिटल नेमतुल्लाह खान ने शहर को बना के दिया, सिटी के रेवेन्यू से जनरेट करके, वो भी आपने ले लिया। प्राइमरी हेल्थ और प्राइमरी एजुकेशन भी ले ली। यहाँ तक के 5 करोड़ रुपए हर महीने मेट्रोपॉलिटन को मिलते थे मिल्की एनिमल का टैक्स, वो भी आपने ले लिया। इस वक्त बल्दियाती निज़ाम जो इस वक्त असम्बली ने पास किया है वो सिर्फ एक कठपुतली है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। सही है। अच्छा लगारी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने अब्दुल रशीद साहब को भी सुना। अभी जो नए बल्दियाती निज़ाम की मंजूरी के बाद पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान लगारी साहब कशीदगी बड़ी उरूज पर पहुँच चुकी है। लग ये रहा है कि सिंध हुकूमत इस बिल की मंजूरी के बाद शायद अकेली रह गई है और अगर यही सूरत हाल रही तो आइंदा होने वाले जो बल्दियाती इलेक्शन है उसको कौन सी जमात तस्लीम करेगी लगारी साहब? पहली बात यह है कि अपोजिशन का ये हक है कि वो किसी भी कानून साजी के दौरान किसी भी कानून की मुखालफत करे, किसी भी बिल की मुखालफत करे
और एक्ट पास होने के बाद भी अपनी मुखालफत जारी रखे, ये उनका कानूनी आईनी हक है उनको। और उसके तब्दील कराने के सिलसिले में जो उनकी काविश है वो अगर जारी रहती है तो भी उनका कोई ऐसा नहीं है कि गैर आईनी या गैर कानूनी बात हो रही है। लेकिन जनाब अब्दुल रशीद साहब ने जो फरमाया है कि KDA नहीं है, LDA नहीं है, मेरे ख्याल में सिर्फ जनरल मुशर्रफ के दौर के अलावा, और जनरल मुशर्रफ का दौर वहाँ फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी कि NRO बनाकर, नेशनल रिकन्सिलिएशन ब्यूरो, एक जनरल साहब रहे थे, फिर दानियाल अजीज को लाया गया और वो मरकज़ से कंट्रोल होता था और मरकज़ को ही वो जवाब देता था। मरकज़ी सतह पर उनके कन्वेंशन होते थे, सूबे से बाला एक बल्दियाती निज़ाम लाया गया था और उन्होंने चंद लोगों को, चंद अफराद को, चंद आबादी के चंद गिरोहों को खुश करने के लिए ये सिस्टम नाफिज किया था। मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे पूरे रीजन के अंदर जिस तरह का बल्दियाती निज़ाम है, यहाँ पर ऐसा ही निज़ाम होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि यूरोप का निज़ाम यहाँ पर नाफिज कर दें। यूरोप में कम्यून सिस्टम है और कम्यून निचली सतह पर काम करता है और अख्तियारात का मरकज़ भी उसी के पास है। लेकिन ना हम यूरोप हैं, ना यूरोप जैसी रिवायात रखते हैं और ना ही हम मुख्तलिफ तजर्बात कर सकते हैं, ना हम रेनेसांस से गुजरे हैं, ना रेनेसांस का प्रोसेस देखा है, हम ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से गुजरे हैं, ना हम सियासी रेवोल्यूशन से गुजरे हैं और ना ही हम जो है वो सनती इनकलाब से गुजरे हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें अंग्रेज़ों से विरसे में मिला है निज़ाम, और वो कॉलोनियल निज़ाम है और उसकी तमाम जितने भी उसकी जो भी उसकी मॉडलिटीज़ हैं वो सब कॉलोनियल हैं। हम कॉलोनियल निज़ाम के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं। हमें ये जो कहा है जनरल ज़ियाउल हक ने वाटर एंड बोर्ड को अपने कंट्रोल में ले लिया था, कराची वाटर बोर्ड को कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड बनाया था। सिंध हुकूमत का कहना यह है कि हमने उसको डिज़ोल्व करके हवाले कर दिया है इसके कारपोरेशन के, म्यूनसिपल कारपोरेशन के। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है इस पर उन्हें भी और अपोजिशन को भी मिलकर डायलॉग करना चाहिए। लेकिन मैं इंतहाई माजरत के साथ कहता हूँ कि जो एक्टिविटी हो रही है मुख्तलिफ सतहों पर, ये अपनी इलेक्शन कैंपेन का एक वो मरहला है। ये बाद में ऐसा हो सकता है, कल आप देख लीजिएगा कि MKM और जमात इस्लामी और मुस्तफ़ा कमाल साहब की पाक सरजमीन पार्टी या कोई और जमात होगी, ये फिर आखिर में इनको इत्तेहाद शायद बनाना पड़ेगा, बल्कि ये शायद रजू करें कि वो जो है तहरीक लब्बैक इस तरह की चीज़ों को भी साथ मिलाएं। माजी में भी इस तरह हुआ था और मैं जनरल ज़ियाउल हक के, बल्कि मैं 70 के इलेक्शन से लेकर अब तक के कराची के डायनामिक्स को देखता रहा हूँ। मैं एक एक चीज़ को समझता हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन इस सारे सियासी अमल के अंदर सियासत हो रही है और सियासत होनी चाहिए। मैं कभी नहीं कहूँगा, आखिरी आदमी होऊंगा कि जो कहे कि सियासत नहीं होनी चाहिए। एक बेहतर सियासी अमल ये होता है कि आप पुरअमन प्रोटेस्ट करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें, लेकिन मैं इस नुक्ता नज़र से मुत्तफिक नहीं हूँ कि जनरल मुशर्रफ का निज़ाम लौटाया जाए। वो किसी सूरत में भी सूबे के मफाद में नहीं होगा और शहर के मफाद में भी नहीं होगा। ठीक है लगारी साहब, ठीक है जी। अच्छा अब्दुल रशीद साहब, आपने लगारी साहब को भी सुना। अब्दुल रशीद साहब, सईद गनी साहब ये कह रहे हैं कि जी एहतजाज और तनकीद करना अपोजिशन जमातों का हक है, लेकिन इसकी आड़ में शहर और सूबे में लसानियत फैलाने की साजिश को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या कहेंगे आप? इसमें देखें, मैं तो पहले लगारी साहब की बात की तस्दीक भी कर दूं। 18 अमेंडमेंट के बाद सूबाई खुद मुख्तारी का आधा सफ़र मुकम्मल हुआ। उसके बाद यही पीपल्स पार्टी जो सूबाई खुद मुख्तारी और इख्तियारात की बात कर रही है, उसकी असल रूह तो यह है कि इख्तियारात को ग्रास रूट लेवल तक मुंतकिल कर दिया जाए। मुशर्रफ साहब का निज़ाम मुशर्रफ साहब के साथ चला गया, लेकिन इस वक्त जमहूरियत, आइनी इदारे, क़वानीन साजी की असम्बलियाँ मौजूद हैं। हमें तो खूब से खूब तर की तलाश करनी चाहिए। दुनिया भर के अंदर मेयर के इंतखाबात होते हैं और मेयर को बल्दियाती निज़ाम के अंदर काम करने की खुली इजाज़त और इख्तियार मौजूद होता है। तो ये कौन सा तरीका है कि इख्तियारात को नीचे से ऊपर की तरफ मुंतकिल कर दिया जाए? तरक्की की इशारा हमेशा नीचे से डेवलपमेंट की साइड से उतरेगी। दूसरी बात, जी मैं बात कर रहा हूँ। हेलो जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी प्लीज़। जी
जी आ रही है, जी 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 प्लीज कंटिन्यू। जी मैं ये कह रहा था कि 18 अमेंडमेंट के बाद ये सूबाई खुद मुख्तारी का जो सफ़र था ये ग्रास रूट लेवल पर जाना था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जमहूरी रवैये के ख़िलाफ़ काम किया। 2 साल हो गए शहर के अंदर बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए, सिंध के अंदर बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए, बल्कि मुस्तकिल इक़्तिदार ने जहाँ सिंध के दही इलाकों को पसमानदा रखा, अब इन ख़ानदानों की सोच ने शहरी इलाकों की तरफ कब्जा करने की ठानी है, जो बहरहाल अवाम की ताकत जो है वो नहीं करने देगी। इस वक्त बहैसियत मेंबर सूबाई असम्बली में पीपल्स पार्टी का वो जमहूरी रवैया असम्बली के अंदर फेस कर रहा हूँ। यहाँ पर अपने लोगों को भी इनके बोलने की इजाज़त नहीं होती। 4-5 हजरात है कि जिनकी मोनोपोली चलती है, किसके डिक्टेशन पे चलती है, क्यों चलती है, क्या हो रहा है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बनता चला जा रहा है। इस वक्त शहर कराची की ज़बोहाली की ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी भी है। और ये जो बात कर रहे हैं कि लिसानी फसादात की तरफ, तो पीपल्स पार्टी और MKM इन दोनों ने तो आधा टीतर और आधा बटेर करके ये मामला जारी रखा है। वो महाजिर कार्ड इस्तेमाल करते हैं, वो सिंधी कार्ड इस्तेमाल करते हैं। ये शहर सबसे ज़्यादा महाजिरों का शहर भी है, सबसे ज़्यादा सिंधियों का शहर भी है, सबसे ज़्यादा पंजाबियों का शहर भी है। कौन सी कौमें शहर के अंदर आबाद नहीं है? इस वक्त मसला किसी लिसानी इकाई का नहीं है, इस वक्त रेवेन्यू जनरेट करने वाले कराची शहर का मसला है। इस वक्त ये पसमानदा हो गया है, यहाँ पर कोई ट्रैफिक का निज़ाम मौजूद नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं है, K2 और K3 के बाद कोई पानी का मंसूबा नहीं बना। ये इतनी बड़े शहर के अंदर 2 जनरल यूनिवर्सिटी मौजूद हैं, तो पीपल्स पार्टी के पास तो इख्तियारात और हुकूमत मौजूद है ना, डेवलपमेंट साइड के ऊपर क्यों नहीं आती? ठीक है जी अब्दुल रशीद साहब। अच्छा मैं इस पे लगारी साहब का कमेंट लेना चाहूंगी। कोई करना है, ठीक है, और इस नुमाइंदगी के इंतखाबी अमल के अंदर इनको इख्तियारात मुंतकिल करने होंगे। ठीक है जी। अच्छा लगारी साहब, आपने अब्दुल रशीद साहब को सुना, और लगारी साहब सईद गनी साहब के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, जिन्होंने कहा जी कि ये जो हो रहा है, मतलब एहतजाज हो रहा है, इसकी आड़ में हम किसी को लिसानियत नहीं फैलाने देंगे सूबे में। और आपको क्या लगता है अभी जो मामला है, ये पीपल्स पार्टी जो है ये अपोजिशन से मुज़ाकरात करेगी या फिर अदालतों के जरिए कोई फैसला सामने आएगा जिसे तमाम जमातों को फिर मानना ही पड़ेगा? नहीं, एक तो ये कि कोर्ट में गई है जमात इस्लामी, तो फिर हमें कोर्ट का भी इंतजार कर लेना चाहिए कि कोर्ट क्या फैसला करती है। ठीक है, पहली बात है कि ये एक एक्ट मंजूर हो चुका है, क्या ये एक्ट जो है स्ट्राइक डाउन होता है या स्ट्राइक डाउन नहीं होता है, मैं ये भी देखना होगा। और दूसरी बात ये कि बाज़ पार्टियों की बेस ही है वो जो है उनका अपना एथनिक बुनियादें मौजूद हैं, ऐसा नहीं है। और एथनिक बुनियादें अगर वो आप एथनिक की वो हटा भी दें, नकाब हटा दें, तब भी वो एथनिक ही रहती हैं, और जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है वो अपने नारों का इस्तेमाल करती हैं। जमात इस्लामी की हद तक तो हम कह सकते हैं कि वो एथनिसिटी का कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रही है, और मैं तो कम से कम ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, लेकिन बाकी हैं ऐसी जो एथनिसिटी का इल्ज़ाम लगाती हैं। और लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आगे सूरत हाल जो इनके सामने आ रही है वो एक बड़ी टफ सूरत हाल होगी। आप मुकाबले सारे फिजा बना रहे हैं और सारे के सारे इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। PTI जिस तरह लबुलहजा अख्तियार कर रही है, जमात इस्लामी जिस तरह से मुजाहरा कर रही है और धरना दे रही है, और मुस्तफ़ा कमाल जिस तरह से रोज़ाना एक अपना अंदाज अख्तियार किए हुए हैं, MKM अपने अंदाज से जो है वो खेल रही है। पहली तो बात यह है कि ये सब एक दूसरे का मुकाबला करेंगे कल। आज बेशक बाज़ लोग जाते हैं एक दूसरे के साथ मिल भी लेते हैं, एक दूसरे के साथ आकर वो भी कर लेते हैं, और शायद बाद में ये भी हो सकता है कि कहा जाए कि भी आप लोग एक पेज पर चले जाएं और कहीं ना कहीं से इशारा आ जाए और सब एक पेज पर भी चले जा सकते हैं, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पहली बात यह है कि कराची शहर को जो कुछ उसकी सूरत हाल हो गई है उससे अब्दुल रशीद साहब बिल्कुल वाकिफ़ हैं। इनको मालूम है कि फेडरल एरिया कैसा हुआ करता था, इनको मालूम है कि नॉर्थ निज़ामाबाद कैसा हुआ करता था, इनको मालूम है कि नॉर्थ कराची कैसा हुआ करता था। ये शहर के जहाँ भी इलाके होते थे वो किस तरह होते थे, बहुत ही ख़राब सूरत हाल है। मैं इस बात को हम खुद देखते हैं और भुगतते हैं उस सारी सूरत हाल। शहर में खर्च नहीं हो रहा है, शहर को ओनरशिप नहीं दी जा रही है, और इंतहाई माजरत के साथ मैं नेमतुल्लाह खान का बहुत एहतराम करता हूँ, और उनके वफ़ात के बाद भी अल्लाह उन्हें तरीक़े रहमत करे, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन आप बलदियाती निज़ाम जो उसी तसलसल में जारी रहा,
उसमें जो 2-4 फ्लाईओवर बने, अंडरपासेस बने हैं, कौन सा ऐसा काम हुआ है? जमीनों पर कब्जे हुए हैं, चाइना कटी हुई है। आप रशीद साहब को तो मालूम होगा ना, मैं बताता हूँ कि कहाँ। ठीक है जी, यानी सूबे को सीरियसनेस की जरूरत है लगारी साहब। ठीक है लगारी साहब, आपका भी, अब्दुल रशीद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। साहब से मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने पाकिस्तान में भी पंजे गाड़ना शुरू कर दी और माहिरीन सेहत के मुताबिक आलमी वबा कोरोना की 5वीं लहर का आगाज कराची से हो चुका है। और विफाकी हुकाम का यह कहना है कि कराची में ओमिक्रॉन वेरिएंट जंगल की आग की तरह फैल रहा है। और कुछ माहिरीन सेहत ने यह भी दावा किया है कि कराची के बाद जो अगला नंबर है वो लाहौर का होगा, जहाँ ओमिक्रॉन की वजह से केसेस बढ़ सकते हैं। अच्छा, दूसरी जानिब नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने भी मुल्क में कोरोना की जो 5वीं लहर है उसकी तस्दीक कर दी है और वबा के फैलाव को रोकने के लिए सख्त इकदाम लेने का फैसला भी किया है। NCOC के मुताबिक कराची में कोरोना के जो मुस्बत केसेस हैं उसकी शरह 2 से बढ़कर 6% तक पहुंच गई है। और NCOC ने सूबों को हिदायत भी जारी की है कि जी वैक्सीनेशन के मुकर्ररा जो अहदाफ हैं वो जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिए जाएँ ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। अच्छा, हुकूमत कोरोना की 5वीं लहर पर क्या इकदाम उठा रही है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। मोहताजनी पार्लिमानी सेक्रेटरी से है डॉक्टर नौशीन साहिबा। डॉक्टर नौशीन हामिद साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये जो NCOC ने मुल्क में ओमिक्रॉन के तेज़ी से फैलाव पे का तशवीश का इजहार कर दिया है, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि कोरोना वायरस की जो 5वीं लहर है, ये नया जो वेरियंट है ओमिक्रॉन, इसका बाकायदा पाकिस्तान में आगाज़ हो चुका है। आपके पास जो तफसीलात हैं, डिटेल्स है, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त सूरत हाल ये थी कि गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से अब हमारा जो पॉजिटिविटी रेशियो था पूरे मुल्क में वो 1% से कम हो गया हुआ था। और केसेस जो थे, हॉस्पिटल एडमिशन्स भी जो हैं वो मिनिमम पे चली गई हुई थी। और इसके बारे में जिस दिन से ये ओमिक्रॉन वेरिएंट साउथ अफ्रीका में मिला था और इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, उस दिन मैं समझती हूँ कि हमारे जो SAPM थे और असद उमर साहब ने ये वार्निंग दे दी थी कि ये अब सिर्फ दिनों की बात है, ये पाकिस्तान में भी आएगा। और क्योंकि जो ये इस तरह की एयरबॉर्न इन्फेक्शंस जो होती हैं, जो कि एयर ट्रेवल और ये सारी, चूंकि अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी हुई है, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं थी कि देर या सवेर ये पाकिस्तान में आएगा। और ये ज़रूर हुआ है कि हुकूमत ने जो इकदाम लिए थे, ट्रेवल के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई थी और जो स्टेप्स लिए थे C कैटेगरी ममालिक से, उसकी वजह से इसको पाकिस्तान में वो जब पहुंचा उससे पहले वो 100 से ज़ायद ममालिक के दुनिया के ममालिक में ये पहुंच चुका हुआ था। तो हम इसको सिर्फ थोड़ा सा डिले करने में कामयाब हुए हैं, मगर ये किसी वक्त भी क्वेश्चन नहीं था कि ये पाकिस्तान में नहीं आएगा। तो ये वार्निंग तो काफ़ी अर्सा पहले ही इशू कर दी गई थी, और ये कितना फैलेगा और किस तरह फैलेगा इसका बहुत हद तक जो NSR था वो लोगों के रवैयों पे था। क्योंकि अब ये 5वीं वेव है और मैं समझती हूँ कि हमें इतनी अवेयरनेस आ गई हुई थी कि इसको रोकने के लिए जो हिफाजती इकदाम हैं वो कितने ज़रूरी हैं और उन पे अमल दरामद करना कितना ज़रूरी है, और वैक्सीनेशन का अमल जो है उसको तेज़ करना। जी, तो ये इस वक्त मैं समझती हूँ कि जी आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। जी डॉक्टर साहब। तो क्योंकि इसको इस वक्त इस वेव को रोकने के लिए जो कि अब मुल्क में एंटर हो चुकी हुई, और चूंकि हमें पता है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है, तो ये अब चूंकि आ गई और लोग उस तरीके से अभी भी एहतियाती तदाबीर पे अमल उस तरीके नहीं कर रहे जैसा कि करना चाहिए, तो बिल्कुल ये इस वक्त बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जो कुछ दिन पहले तक पॉजिटिविटी रेशियो 1% से कम था, आपने खुद बताया है कि अब इन बड़े शहरों में चूंकि ये बहुत कंजेस्टेड आबादियाँ होती हैं, हाईली पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड शहर हैं, तो यहाँ पर बहुत तेज़ी से फैलेगा, और जो कि वो फैलना शुरू हो गया है। जी ठीक है, बल्कि परसेंटेज 5-6% से ज़्यादा हो चुकी है। तो डॉक्टर साहब, जो गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान कराची में ये जो योमिया मुस्बत केसेस की शरह 2% से बढ़ के 6% तक पहुँच गई है, तो कराची में तेज़ी से फैलने की वजह है क्या वही बात कि जिस तरह आप कह रही कि लोग संजीदगी से नहीं ले रहे, SOPs पर अमल नहीं कर रहे, या फिर कराची में वैक्सीनेशन करवाने वालों की तादाद कम है? नहीं जी, देखें ये डेंसली पॉपुलेटेड शहर हैं जहाँ पर बहुत आबादियाँ जो हैं वो छोटी छोटी आबादियाँ स्लम एरियाज हैं, और बहुत लोग थोड़े थोड़े एरियाज में बहुत बड़ी बड़ी पॉपुलेशंस रहती हैं। तो ये शहर वैसे भी आप देखें कि ये कराची हो गया, लाहौर हो गया, ये हमारे मुल्क के सबसे हाईली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। तो ज़ाहिर है जिस एरिया में जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी
वहाँ पर उतनी ही तेजी से फैलेगा। जी ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद में भी 34 अफराद में इस वायरस की जो नया वेरिएंट आया उसकी तस्दीक हो गई है, तो वहाँ पे जो मजमूई तादाद है वो 100 तक बताई जा रही है, और इतलात के मुताबिक जो मुतासिरीन उनकी अक्सरियत ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है। तो इसका मतलब है जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है किसी हद तक सिक्योर हैं, सेफ हैं, तो जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है, आप लोगों की समझ में आया ये मामला कि क्या खदशात हैं उन लोगों के, क्या रिजर्वेशंस हैं, क्यों घबराते हैं वो वैक्सीनेशन से, जबकि हुकूमत तो फ्री करवा रही है, फिर उन लोगों को किस किस्म का डर है? वो शुरू में बातें की जाती थी वैक्सीनेशन को लेके, अभी तक वो लोग ऐसे बातों पर यकीन कर रहे हैं कि वैक्सीन लगवाएंगे तो ये हो जाएगा या वो हो जाएगा? जी मैं समझती हूँ कि थोड़ी सी हेजिटेंसी अभी भी है लोगों के अंदर, मगर अब ये चीज़ तो मैं आपके तवज्जुद से बिल्कुल मैसेज देना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन किए हुए लोगों को नॉन वैक्सीनेटेड के मुकाबले में जो है 10 गुना ज़्यादा हिफाजत उनके पास होती है। यानी जिनकी वैक्सीन नहीं हुई भी उनको 10% ज़्यादा, 10% ज़्यादा चांस है, 10 गुना ज़्यादा चांस है कि वो ये वायरस कैच कर लें। दूसरी बात ये कि जिनकी वैक्सीनेशन हुई होती है उनको अगर वो इन्फेक्शन को कैच भी करें तो वो इन्फेक्शन बहुत मामूली नौयत की होती है, सिम्टम्स इतने सिवियर नहीं होते, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो जल्द ठीक हो जाते हैं। तो ये वैक्सीनेशन में हेजिटेंसी जो है, अब हुकूमत जो है, कुछ लोग दूर दराज के इलाकों में रहते थे, वो शायद सेंटर्स तक पहुंचने में उनको कोई मसला था, तो अब हुकूमत की कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के डोर स्टेप तक पहुँचें। जिस तरह से पंजाब में रेड कैंपेन यानी रीच एवरी डोर वाली कैंपेन चलाई गई कि टीम्स जो हैं वो खुद गली मोहल्लों में पहुंची हैं और लोगों को लगा रही है, तो उससे मैं समझती हूँ पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है। एक 15 लाख 16 लाख डोजेस भी लग रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह अभी मैं समझती हूँ हमारे 65-64% लोग जो हैं उनको कम से कम एक डोज जरूर लग चुकी हुई है, तो इंशाल्लाह ताला इसी स्पीड पे हम चलते रहे तो जल्द हदफ अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह। अरे डॉक्टर साहब, ये जो कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज है ये भी लगाने का आगाज़ हो चुका है, तो क्या सिर्फ वो अफराद बूस्टर लगा सकते हैं जिन्होंने जो दूसरी खुराक है, दूसरी डोज कम से कम 6 महीने पहले जिनको लगाई गई हो? जी देखें जी, बिल्कुल बूस्टर ज़ाहिर है उन्हीं को लगेगी जिनकी पहले 2 डोजेस जो हैं वो लग चुकी हुई हैं, और पहले हुकूमत ने ये 50 के लिए और फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए खोल दी थी, और अब 1 जनवरी से ये 30+ लोगों के लिए भी खुल गई है। 2 दिन चूंकि छुट्टी थी, आज से खुले हैं और आज से 30+ का जो भी होगा उसको हुकूमत की तरफ से ये बूस्टर डोज बिल्कुल फ्री लगाई जाएगी। तो जिनके 6 महीने हो गए हैं फौरी तौर पे ये बूस्टर डोज लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में अब जो लेटेस्ट रिसर्चेस हमारे पास आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि 3rd डोज की ज़रूरत है अगर हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं। ठीक है जी, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा जी इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।